जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है नागरिकता। नागरिकता एक नागरिक होने के हिसाब से हम लोग इस चीज़ की ये वर्ल्ड है इसकी महत्वता, इसकी इम्पोर्टेंस जो है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक नागरिक, हम लोग नागरिक हैं, शिक्षा का अधिकार है, हम लोग कहीं भी शिक्षा पा सकते हैं। हम लोगों के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत सारे अधिकार देती है। मतलब कि ये देखिए, भारत में जो है दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो होते हैं नागरिक और दूसरे होते हैं विदेशी। क्या जो हम लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है वो इनके साथ किया जाता है? नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी देश का नागरिक होने के हिसाब से हम लोगों को बहुत से अन्य लाभ मिलते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को, जो देश के नागरिक नहीं है, उन्हें नहीं मिलते। तो इसीलिए जो भारत के नागरिक हैं उनके अपने देश के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है। अगर पूर्ण निष्ठा क्यों होती है? क्योंकि जो हम लोग हैं, हम लोग अपने देश के, जिस देश के निवासी हैं उसके पूर्ण सदस्य होते हैं और पूर्ण सदस्य होने के नाते हम लोगों को बहुत से अधिकार मिलते हैं। आइए उन अधिकार के बारे में हम लोग जानते हैं जो सिर्फ हम लोगों को दिए गए हैं, जो विदेशी लोगों को नहीं मिलते हैं ना। क्योंकि रहते तो दो टाइप के लोग हैं ना, विदेशी भी तो आते हैं ना, यहाँ रह रहे होते हैं। बहुत से लोग बिना नागरिकता लिए ही 3-3, 4-4 साल से रह रहे होते हैं, लेकिन उनको ये सब अधिकार नहीं मिलते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे अधिकार है। ये पेपर में आ जाता है कि जो हम लोगों को मिले हुए हैं, मतलब जो इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के जो नागरिक हैं, उनको मिले हुए हैं, लेकिन विदेशी लोगों को नहीं मिले हुए हैं। तो एक तो है आर्टिकल 15। भैया आर्टिकल 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति। जो राज्य है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ कोई भी विभेद नहीं करेगी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी। अगर करती है तो हम लोगों को ये आर्टिकल 15 जो है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार के तहत ये अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं। अगर कोई भी राज्य अगर इन चीज़ों के आधार पर अगर भेदभाव करती है तो हम लोग सीधा इसके अपोजिट, इसके विरुद्ध जो है हम लोग कहाँ जा सकते हैं? इसके विरुद्ध हम लोग कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से ये जो अपने अधिकार हैं इसको ले सकते हैं। और जो राज्य है उसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध जो है कोई भी केस कर सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों का फंडामेंटल राइट है जो कि इससे हमसे हमारे देश में कोई नहीं छीन सकता, बस कुछ परिस्थिति के अलावा, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब ये एक आर्टिकल 16। अच्छा भाई, एक चीज़ ये बताइए, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या विदेशी को ये अधिकार मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसे जो है उसे भैया यहाँ पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो भैया जब उसको नौकरी ही नहीं मिलना, ना वो कोई इलेक्शन लड़ सकता है, तो ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखती, या ये जो है अधिकार उसके लिए है ही नहीं, ये सिर्फ हम लोग के लिए अधिकार है। अब दूसरा है 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। कोई भी लोक नियोजन का काम है, कोई भी कुछ भी है, उसमें क्या है, हम लोगों को अवसर की समानता मिलती है। मतलब कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है किसी को भी। अगर मोदी जी ने कोरोना वायरस के समय सबको जो अन्न बांटा है, तो जितने भी गरीब लोगों हैं सभी को दिया ना, जो मतलब पात्र रखता है। देखिए, समानता दो प्रकार की होती है। एक तो होती है समानता मतलब कि सभी के लिए, लेकिन कुछ समानता ऐसी भी रखी गई हैं जो हम लोगों को सामाजिक रूप से समान दिखाएं। सामाजिक रूप से, जैसे कुछ लोग अन्न नहीं खरीद सकते थे, या कुछ लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे ना, कुछ लोग अन्न नहीं खरीद सकते थे, तो उनके लिए जो सरकार है वो अलग से नियम बनाती है। उनको जो बाकी जो पैसे वाले लोग हैं, जो अपने जो संसाधन है रोज़मर्रा का खाने पीने का, उनसे समानता दिलाने के लिए ये कुछ जो है, जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था करती है ना, ये सब सामाजिक रूप से बराबर करने के लिए ही सरकार करती है, जो कि हम लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक, अब ये आर्टिकल 19 देख लीजिए, वाक्य, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास, व्यापार की स्वतंत्रता। भैया वाक्य की जो बोलने की स्वतंत्रता है ये खाली हम ही लोगों को, नागरिक को तो दी जाएगी। कल को पता चला पाकिस्तान को कोई आदमी आ गया, कोई व्यक्ति आ गया, उसको बोलने की स्वतंत्रता दे दी जाए या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी जाए, क्या वो अच्छा बोल सकता है? भैया बहुत से लोग अच्छे भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान के सब बुरे तो होंगे नहीं। लेकिन मान लीजिए किसी आतंकवादी टाइप को भेज दिया पाकिस्तान ने, वो यहाँ कुछ भी बोलने लगा, भैया कुछ भी बोलने लगे कि हमको ये सरकार पसंद नहीं है, तो भैया उसकी थोड़ी नहीं सुनी जाएगी। तुम भारत के नागरिक थोड़ी नहीं हो। ये अधिकार जो है, सरकार की आलोचना सिर्फ कौन कर सकता है? खाली भारत के लोग ही, बल्कि और कोई नहीं कर सकता। अब दूसरा है अभिव्यक्ति, सम्मेलन, कोई भी सभा बनाना हो, भैया तुम आके यहाँ पर उल्टा सीधा संगठन थोड़ी नहीं बना दोगे, लश्कर तैयबा वो पता नहीं कौन कौन से संगठन, ये तुमको अधिकार नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है, भारत के जो नागरिक हो गए उनकी जो है
पूर्ण निष्ठा होती है राष्ट्र के प्रति, किसी दूसरे देश की उतनी नहीं होगी, ठीक। और ख़ासकर जो शत्रु देश होंगे उनकी तो हो ही नहीं सकती है, ठीक। तो इसीलिए जो भारत के जो पूर्ण सदस्य हैं उनकी भारत के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है, क्योंकि उनको ऐसे ऐसे अधिकार दिए जाते हैं। एक तो यहीं पर जन्म लिए होते हैं, बहुत दिन से यहाँ पर रह रहे होते हैं, तो उनको यहाँ की मिट्टी से प्यार हो जाता है। वो यहाँ से जो है किसी अन्य देश के प्रति उतनी आस्था नहीं रहती है जितनी अपने देश के प्रति रहती है। सम्मान सबका करते हैं, हम भारतवासी जो है हर कंट्री का सम्मान करते हैं, सभी लोगों को सम्मान करते हैं। लेकिन जब हम भारतवासी वसुधैव कुटुंबकम पर विचार करते हैं, जब सारे देश का सम्मान करते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि अपने देश के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, कितने ज़्यादा वफादार रहेंगे और कितनी निष्ठा रहेगी। और इसीलिए ये शब्द हमने लिखा है पूर्ण निष्ठा। नागरिक जो है उनके राष्ट्र के प्रति अपनी पूर्ण निष्ठा होती है। और क्यों होती है नागरिक के? अब पूर्ण निष्ठा से मतलब क्या है? आर्टिकल 51A में मूल कर्तव्य नामक फंडामेंटल ड्यूटी नामक एक चैप्टर है, ठीक। आर्टिकल 51A जो मूल कर्तव्य है, ये हम लोगों को अपने कर्तव्य के प्रति बताता है। भैया हम लोग अधिकार तो ले रहे हैं सब, भैया सरकार जो हमारा देश है हमको बहुत कुछ अधिकार दे रही है, चाहे हम लोग कैसे भी हों, किसी भी तरह से हो। लेकिन जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, जो हमारा संविधान है, किसी से भेदभाव नहीं करता है, सबको बहुत अच्छा अधिकार देता है। किसी को जीने का कैसे तरीका है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ देता है, जिसके बिना मतलब ज़िंदगी जीना ही असंभव है या हम लोग कल्पना ही नहीं कर सकते। तो हम लोग को कभी तो कुछ कर्तव्य बनता है देश के प्रति। इसीलिए देश के लिए हम लोगों को क्या कर्तव्य बनता है? हम लोग टैक्स देते हैं। भैया जो सरकार हम लोगों को इतना सब कुछ देती है, रोड दे रही है, अच्छे अस्पताल दे रही है। भैया सरकारी अस्पताल में आप लोग चले जाओ, कितने अच्छे से इलाज होता है। हर गरीब आदमी तो प्राइवेट में जा नहीं सकता। तो ये सब सरकार जो है हम लोगों के लिए करती है, ठीक। और ऐसा नहीं है कि ये संविधान कहता है सरकार से हम लोगों के लिए करने के लिए, क्योंकि जो आर्टिकल 21 है हमारा जीने का अधिकार, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ, जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ही डायनेमिक हो गया। अब उसके उस आर्टिकल में बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो छिपी हुई हैं, जैसे जीने के अधिकार के साथ साथ अच्छी हवा का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, बहुत कुछ है ना। तो जब ये सब अधिकार हम लोगों को दिए हुए हैं, तो हम लोगों का भी फर्ज वो बनता है कि सरकार को टैक्स दें। अपने जो झंडा है, जो हम लोग अपने झंडे का सम्मान करेंगे, राष्ट्रगान का सम्मान करेंगे, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कभी भी कोई विपदा आती है तो हम लोग जो है देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। तो हम लोगों ने इतना अच्छे से समझ लिया। अब देखिए, वाक, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ, संचरण, कहीं भी निवास, भैया कोई भी अपना घर बनाने के थोड़ी रहने लगेगा विदेशी। हम लोगों को ये सब अधिकार दिया, हम व्यापार कर सकते हैं कहीं भी जाके, ठीक। देखिए इसमें कुछ और भी है, इसमें कुछ रोग भी है, जैसे कि हम लोग कहाँ पर नहीं जा सकते हैं। संचरण जो है, जितने भी SC/ST क्षेत्र है उनकी जो संस्कृति है वो सलामत रहे, वहाँ कोई अपना उनकी संस्कृति ना छीन ले। इसके लिए मतलब ये उनकी संस्कृति में कोई रोक टोक ना करे या उनको बाधित ना करे। तो ऐसे कुछ SC/ST क्षेत्र है जहाँ पर कुछ रूल लगते हैं, ठीक। अब देखिए जो नागरिकता है ये कौन से भाग में है? नागरिकता जो है ये भाग 2 के अंतर्गत आता है। कौन से भाग में आता है? भाग 2 में कौन से आर्टिकल के तहत? 5 से 11, जो अभी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और आती है कि जो नागरिकता है वो राज्य सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है, मतलब कि वो स्टेट लिस्ट का विषय है या यूनियन लिस्ट का विषय है। तो अच्छे से याद रखना, ये जो नागरिकता है भैया सिंपल सी बात है, हम लोग क्या हैं? हम लोग राज्य के क्या हैं? नागरिक हैं या निवासी हैं? भैया हम लोग राज्य के निवासी हैं। नागरिक इसके हैं? देश के नागरिक हैं। इसलिए इससे आप लोग याद रखना, ये जो नागरिकता है ये कौन सी सूची का विषय है? ये है हमारी यूनियन लिस्ट। कौन सी? ये कौन सी लिस्ट है हमारी? ये हमारी यूनियन लिस्ट है। मतलब कि संघ सूची का विषय है, ये आ जाता है, ठीक। और जो हमारी नागरिकता है एकल, हमारी जो नागरिकता कैसी है वो एकल नागरिकता है। मतलब हम लोग राज्य के निवासी नहीं हैं, राज्य के निवासी हैं लेकिन राज्य के नागरिक नहीं, हम लोग पूरे देश के नागरिक हैं, ठीक। इसलिए जो हमारा देश है वो एकल नागरिकता पर विचार करता है। किसके अपोजिट? अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में क्या है? दोहरी नागरिकता है। मतलब कि अमेरिका जो है वहाँ पर एक इंसान राज्य का भी नागरिक है, उसको राज्य के अधिकार मिले हुए हैं, और देश का भी नागरिक है, ठीक। और यहाँ पर ये व्यवस्था किस लिए नहीं की गई है? क्योंकि हो सकता है जो राज्य है वो अपने नागरिक, जो राज्य का नागरिक है उसको ज़्यादा सुविधाएं दें, या जो देश का नागरिक है उसके साथ पक्षपात करे। मतलब कोई दूसरे राज्य का अगर नागरिक दोहरी नागरिकता दे दी जाती है, ठीक। तो एकल नागरिकता
एक हिसाब से हमारा जो संविधान में प्रस्तावना में एक शब्द है बंधुत्व, बंधुत्व की भावना को भी बढ़ाता है कि सभी यहाँ भाईचारे से रहे। ये आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, है ना। अब हम लोग देखते हैं आगे, ठीक। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो नागरिकता है आर्टिकल 5 से 8 तक, मतलब कि संविधान के उपरांत जब संविधान निर्माण हुआ उसके बाद लोगों को नागरिकता कैसे मिली। याद रखना ये स्थायी नहीं है, मतलब स्थायी नहीं है, संसद को ये अधिकार है। भैया ये कौन सी सूची का विषय है, अभी हमने पहले आपको बताया कौन सी सूची का विषय है, केंद्र सूची का। जब केंद्र सूची का ये विषय है, संघ सूची का विषय है, तो संसद को ये अधिकार है, वो नागरिकता में कोई भी संशोधन कर सकती है। इसीलिए कई बार संशोधन हुए। ये तो संविधान निर्माण के उपरांत ये कैसे नागरिकता मिलेगी लोगों को, ये बताया गया है ना। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं ना, क्योंकि अब जो संशोधन हुआ है अब नए टाइप के क्वेश्चन नागरिकता से आने लगे हैं, लेकिन हम लोग इसको देख लेंगे ना, क्या पता आई जाए, ठीक। ये संविधान निर्माण के उपरांत हुआ उसके बाद, लेकिन इससे ये नहीं पता चलता है किसकी नागरिकता कैसे अर्जित हो गई या कैसे नागरिकता का जो है नागरिकता छीन ली जाएगी या नागरिकता कैसे ही उसकी जाएगी। ये आर्टिकल 1955 में अच्छे से बताया गया है, क्योंकि इसके बाद 1955 का अधिनियम बनता है, नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक। उसमें अच्छे से बताया गया है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। अब देखिए आर्टिकल 5 हमारा क्या कहता है। आर्टिकल 5 कहता है कि भारत का मूल निवासी जो स्वयं का जन्म भारत में, मतलब जिसका जन्म भारत में हुआ हो। क्या संविधान निर्माण के उपरांत की बात कर रहा है कि कैसे नागरिक बने रहने के योग्य है। एक तो उसका खुद का जन्म भारत में हुआ हो, या तो उसके माता या पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक, भारत में हुआ हो, या तीसरा वो संविधान निर्माण के 5 साल पूर्व से, जब संविधान बना उसके 5 साल पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो वो भारत का नागरिक माने जाने का योग्य होगा या भारत का नागरिक होगा। ये तो हो गया आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 6 क्या कहता है। आर्टिकल 6 कहता है जो पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो या जो पाकिस्तान से भारत आया हो, ठीक, कब, 19 जुलाई 1948 के पहले से, ठीक, 19 जुलाई 1948 की बात चल रही है। तो पाकिस्तान से अगर वो स्थानांतरित हुआ हो तो उसको क्या है, भारत का क्या है, भारत का नागरिक माना जाएगा। और जो आर्टिकल 7 है वो हमारा कहता है पाक में स्थानांतरित बाद में वापस, मतलब कि जो पाक में चला गया हो पाकिस्तान में, मतलब कि 1 मार्च 1947 को जो किसी कारणवश कि उसको लगे कि अब विभाजन तो होने वाला है, लो चले जाए पाकिस्तान में, चले जाए, पाकिस्तान ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन उसके जो नए चश्मे जो आँख हैं उसकी तब खुली जब वो पाकिस्तान पहुंच गया। उसको लगा अरे बाप रे, यहाँ तो हमारी ऐसी की तैसी हुए जा रही है, पाकिस्तान वाले तो बैंड बजाए दे रहे हैं। क्योंकि देखा था आपने कितना अत्तमची थी, कितना विद्रोह हुआ था, इधर उधर दोनों से हुआ था, है ना। तो वहाँ के कुछ लोग थे जो यहाँ आना चाहते थे और यहाँ के कुछ लोग थे जो वहाँ जाना चाहते थे। खासकर वहाँ के लोग ज़्यादा यहाँ आने को तैयार थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मार दिया गया, लोगों को खून खच्चड़ हुआ। तो पाकिस्तान से लोग इंडिया आने लगे, खास करके अल्पसंख्यक लोग जो थे वहाँ पर। तो पाकिस्तान से स्थानांतरित, मतलब आर्टिकल 7 क्या कह रहा है, आर्टिकल 7 कह रहा है पाक में स्थानांतरित, मतलब पहले पाकिस्तान चले गए लेकिन फिर वो भारत में वापस आए, ठीक। तो आर्टिकल 7 ये कहता है। अब आर्टिकल 8 क्या कहता है। आर्टिकल 8 कहता है कि भारत का मूल निवासी हो, मान लीजिए कि जैसे कि भारत को आज़ादी मिली 1947 में, ठीक, और उसके बाद कोई इधर रहा या उधर हो, कहीं भी रहा हो, ठीक, लेकिन वो भारत का जो मूल निवासी है उस समय वो भारत के बाहर रह रहा हो, उस समय वो भारत के बाहर रह रहा हो, तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक। तो आप लोग अच्छे से समझ गए आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 के बारे में। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक, जब तक आप इतना नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि नागरिकता जो है हम लोगों की वो समाप्त कैसे हो सकती है, कि किसी की भी नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। नागरिकता जो है संविधान में, नागरिकता जो है, जो आर्टिकल 9 जो हमारा अधिनियम बना था, अधिनियम कौन सा, नागरिकता अधिनियम 1955, मतलब सिटीजनशिप जो एक्ट 1955 है उसके अकॉर्डिंग संसद ने क्या तीन शर्त रखी हैं, मतलब 3 चीज़ें रखी हैं, 3 शर्तें हैं, जिससे जो है जो इंसान की नागरिकता है, जो किसी की भी नागरिकता है इंडिया के अंदर वो जा सकती है, मतलब भारतीय लोगों की नागरिकता, जो हम लोगों की नागरिकता है वो कैसे जा सकती है। तो ये 3 तरीके हैं, एक तो है स्वैच्छिक त्याग से, दूसरा है बर्खास्तगी के द्वारा और तीसरा है वंचित करने के द्वारा। तीनों को हम लोग आराम से एक एक करके समझेंगे।
ये जो पहला तरीका है स्वैच्छिक त्याग के द्वारा। तो देखिए कैसे, स्वैच्छिक त्याग का मतलब जैसे कोई स्वैच्छिक खुद घोषणा कर देता है कि हमें अब भारत का नागरिक नहीं रहना, तो भैया सरकार क्या कहेगी, आओ रहो आके, भैया तुम्हारा मन नहीं है रहो, तुम इसलिए भी स्वतंत्र हो कि तुमको रहना है कि नहीं रहना भारत का नागरिक। अगर एक सामान्य नागरिक हो तो ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर तुम कैदी हो तो तुमको जो है इंडिया कह देगा कि हाँ जाओ नागरिकता त्याग दो, भैया कह दो तो तुमको सज़ा पूरी भुगतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि तुम नागरिकता त्याग दो। सामान्य तरीके से अगर आप सामान्य इंसान हो, इंडिया में कोई केसेस नहीं चल रहा, तो आप जो है जो भारत की नागरिकता है वो त्याग सकते हो। वो कैसे, स्वैच्छिक त्याग के द्वारा एक घोषणा कर देंगे तो आपकी नागरिकता चली जाएगी। लेकिन युद्ध के समय जो है भारत सरकार आपकी जो घोषणा है, ये जो रिक्वेस्ट है, ये जो घोषणा है, इसको एक साइड रख सकती है, इसमें बाद में विचार करेगी युद्ध के बाद, ठीक। और देखिए एक क्वेश्चन आता है कि नाबालिग बालक, अगर कोई स्वैच्छिक त्याग कर रहा है तो उसका जो नाबालिग बालक है क्या उसकी नागरिकता रहेगी या चली जाएगी? भैया सिंपल सी बात है, अगर नाबालिग बालक है तो उसकी जो नागरिकता है वह स्वतः खत्म हो जाएगी, वो नागरिक नहीं रह जाएगा भारत का। अगर उसके माँ बाप ने किसी ने अगर स्वैच्छिक जो है वो नागरिकता का त्याग कर दिया हो, उसके बालक की भी नागरिकता चली जाएगी, ठीक। लेकिन अब एक क्वेश्चन यह था, ये जो नाबालिग बालक है अगर ये 18 साल का हो गया तो क्या वो नागरिक बन सकता है? वो सिर्फ एक प्रार्थना पत्र देकर भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जो सेकंड कहता है कि बर्खास्तगी के द्वारा, अगर किसी ने कि भैया भारत हमारी नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता कैसी है, एकल नागरिकता, सिंपल सी बात है, भारत जो है वो अमेरिका की तरह दोहरी नागरिकता तो है नहीं, तो हम लोगों की नागरिकता है एकल नागरिकता। अगर हम लोगों में से किसी ने भी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो हमारी जो नागरिकता है इंडिया में वह स्वतः बर्खास्त हो जाएगी। मतलब हम लोगों को नागरिकता से इंडिया की नागरिकता जो है छीन ले जाएगी। जैसे कि अभी अक्षय कुमार वाला आप लोगों ने केस सुना होगा। अक्षय कुमार जो है यहाँ रहे थे, सब कुछ यहाँ पर कर रहे थे, है ना, लेकिन वो जो नागरिकता थी वो कहाँ के लिए हुए थे, कनाडा के लिए हुए थे। अब उन्होंने फिर से इंडिया की नागरिकता ले ली है। मतलब एक समय में जो इंडिया है, इंडिया में एक ही नागरिकता है, इंसान एक ही नागरिकता ले सकता है। या तो आप विदेशी बन जाइए, रहिए आराम से, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन वो अधिकार आप लोग को नहीं मिलेंगे जो एक नागरिक को मिलते हैं। कौन से? एक आर्टिकल देखिए, याद रखना, 15-16 आर्टिकल 15, 16, 19 और कौन कौन से 29 और 30, ये जो 5 अधिकार हैं ये सिर्फ भारत के नागरिक को ही मिलते हैं। इसके तहत 2 अधिकार और हैं, एक तो वोट डालने का अधिकार, ठीक, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव में खड़े होने का अधिकार। ये सिर्फ किसको है? ये हम भारतीय लोगों को है ना, ये साइड में लिख लीजिए। और कौन सा है? विधानसभा, है ना, या लोकसभा, इसमें खड़े होने का अधिकार जो है ना, इसमें खड़े होने का या इसका लड़ने का अधिकार, ये किसको है? ये सिर्फ भारतीय को हो, बाकी किसी को नहीं। एक चीज़ और याद रखना, जो यहाँ पर जो है नागरिकता, एक क्वेश्चन और आता है, अमेरिका में जो है, अमेरिका में इंसान अगर जन्म लिया वहाँ पर, अमेरिका में अगर किसी ने वहाँ पर जन्म लिया है अमेरिका के अंदर, तभी वो वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। लेकिन इंडिया में जन्म और प्राकृतिक रूप से दोनों तरीके से यहाँ के राष्ट्रपति के बनने के योग्य है, ठीक। ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। एक ये अधिकार है, दूसरा यह है कोई भी संवैधानिक पद है, जैसे प्रेसिडेंट, और हमारा क्या है, महान्यायवादी, है ना, सॉलिसिटर जनरल, ये जो है ये भी सिर्फ भारत का नागरिक ही बन सकता है, ठीक, और कोई नहीं बन सकता है। अब देखिए, हम लोगों ने ये देख लिया, स्वैच्छिक त्याग देख लिया, बर्खास्तगी के द्वारा भी देख लिया, है ना, कि अगर मान लो किसी अन्य देश की हम लोग नागरिकता लेते हैं तो यहाँ की जो हमारी नागरिकता है वो स्वतः बर्खास्त हो जाएगी। और तीसरा है वंचित करने के द्वारा। भैया सिंपल सी बात है, आप फर्जी तरीके से नागरिकता लिए हुए हैं तो भारत सरकार आपकी पूजा थोड़ी करेगी, बर्खास्त कर देगी तुरंत, आपको यहाँ तक कि सज़ा भी सुना सकती है ना, धोखाधड़ी के अपराध में। तो वंचित कर दिए जाओगे आप नागरिकता से अगर आपने फर्जी नागरिकता लिया है या संविधान के प्रति अनादर किया है आपने। अगर संविधान के प्रति आप लोगों ने अनादर किया है, किसी ने किया है, मतलब आप लोग नहीं, हम लोग नहीं, अगर संविधान के प्रति, भैया सिंपल सी बात है, जो अपने संविधान का अनादर कर रहा है, युद्ध के समय जो शत्रु के साथ गैर कानूनी संबंध रख रहा है या उसको युद्ध के समय कोई सीक्रेट सूचना उसके पास पहुंचा रहा है, वो देशभक्त हो सकता है भैया, उसको नागरिक रहने का अधिकार ही नहीं है, नागरिक बने रहने का। इसलिए जो इन तरीक़ों से अगर वो फर्जी नागरिकता लेता है या संविधान के प्रति अनादर दिखाता है
या युद्ध के समय शत्रु के साथ गैर कानूनी संबंध रखता है, या फिर सामान्य रूप से 7 वर्ष से भारत के बाहर रह रहा हो। सिंपल सी बात है, अगर 7 वर्ष से, ये याद रखना, ये तो आप आराम से समझ सकते हैं। अगर फर्जी नागरिकता होगी तो आपकी नागरिकता चली जाएगी, वंचित कर देगी भारत सरकार। दूसरा, गृह मंत्रालय जो है वंचित कर देगी। दूसरा है संविधान के प्रति अनादर, तो वंचित कर दिए जाओगे। युद्ध के समय शत्रु, ये तो सबसे बड़ा अपराध है, इसमें भी आप वंचित कर दिए जाओगे। और ये लास्ट याद रखना, सामान्य रूप से अगर कोई व्यक्ति 7 वर्ष से भारत के बाहर रह रहा हो तो उसकी जो नागरिकता है वो नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक, अब हम लोग जो है दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे 1955 का जो 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है। फिर इसके बाद जो संशोधन हुआ है, यहाँ संशोधन कहाँ तक, ये जो आर्टिकल वो जो 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम हुआ है वहाँ तक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ अच्छे से जानेंगे। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इस समय जो CAA वाला किस्सा था, NRC वाला किस्सा था, ये सब जो हुए थे, ये सब इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि NRC का मुद्दा ये अभी से नहीं है, ये असम के समय से है। ठीक, और जो NRC क्या होता है, NPR क्या होता है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करना, अच्छे से पढ़ना, और जो नागरिकता अधिनियम है, जितने भी संशोधन अधिनियम है, वो लोग आप लोग अच्छे से पढ़ के आना, है ना, तभी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आएगा। फिर आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप लोग जो ये वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना, है ना। अगर आपको लगे जो आपका दोस्त हो जो ये सब पढ़ रहा हो, है ना, या जिसको ज़रूरत हो या नागरिकता समझ, ये तो भैया हर किसी को समझनी चाहिए नागरिकता, भैया देश के नागरिक है, सबके लिए चैप्टर ज़रूरी है। तो आप लोग शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।